दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी में है सत्ता की भूख, डर का जंगल, मासूमियत की चीख और एक नन्ही बच्ची की सच्ची चिट्ठी। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म जाट की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीलंका के उस घने जंगल से जहाँ डर सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि इंसान के राक्षसी इरादों का है। श्रीलंकन आर्मी टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन को खत्म करने के मिशन पर निकली है। वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि टाइगर्स पूरे इलाके में खून और खौफ फैला चुके हैं, लेकिन इस मिशन का एक और मकसद है। सरकार से सीक्रेट आदेश आया है जंगल में छुपे हुए खजाने को ढूंढने का। उसी वक्त गांव के कुछ लोग खुदाई करते हुए एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स निकालते हैं। जब वो खुलता है तो उसकी चमक उनके लालच को भड़काती है। वो था सोने का खजाना। अब ये गांव वाले फैसला करते हैं कि ये खजाना उनके लिए है और वो इसे लेकर यहाँ से भागेंगे, लेकिन सेना उन्हें रोकती है। पूरी श्रीलंकन आर्मी को खत्म कर देते हैं और खजाना लेकर भागते हैं। बोर्ड से भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, जहां पुलिस उन्हें पकड़ती है और कुछ पूछती है, कहां से आए हो। गैंग का सरगना राणा तुंगा ठंडी आवाज में जवाब देता है, हम श्रीलंका से आए हैं और अब हम यहीं रहेंगे। पुलिस वाला हंस देता है, लेकिन अब राणा तुंगा 4 सोने की प्लेट उसकी हथेली पर रखता है तो वो लालच में अंधा हो जाता है। पुलिस वाला उनकी एक नई पहचान बनवाता है और राणा तुंगा की पूरी गैंग अब भारत के आंध्र प्रदेश में एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। एक ऐसी जिंदगी जो ऊपर से शांत लगती है लेकिन अंदर से जुल्म और गुनाहों से सनी हुई है। कुछ साल बाद भारत के राष्ट्रपति को एक छोटा सा कुरियर मिलता है। जब वो उसे खोलती हैं तो उसमें एक चिट्ठी होती है, एक मासूम बच्ची की। वो लिखती है, मैं आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहने वाली तीसरी क्लास की बच्ची हूँ। हमारे गांव में बहुत अत्याचार हो रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। इस बॉक्स में एक डेमो है, जरूर देखिए। बॉक्स में राष्ट्रपति को कुछ दिखता है, सैकड़ों कटे हुए अंगूठे। वो कांप जाती हैं और तुरंत इस केस की जिम्मेदारी सौंपती है एक ईमानदार और सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को। वो कहती है, गांव वालों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद सत्यमूर्ति इस मिशन पर निकलता है। उधर गांव में एक किसान जब खेत जोत रहा होता है, उसे कई लाशें मिलती हैं जिनके सिर गायब थे। पूरे गांव में मातम फैल जाता है। उसी वक्त वहाँ एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर विजय लक्ष्मी अपनी टीम के साथ पहुँचती है। वो गाँव वालों से पूछती है कि किसने ये सब किया। डर के मारे कोई कुछ नहीं करता, न बोलता, लेकिन तभी एक बच्चा बोल पड़ता है, राणा तुंगा ने मारा है। अब कहानी में टेंशन बढ़ता है। विजय लक्ष्मी सीधा राणा तुंगा के घर जाने का फैसला करती हैं, लेकिन तभी उसके सीनियर का कॉल आता है, उस घर की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना वरना अंजाम बुरा होगा। टीम के कुछ लोग डर कर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन विजय लक्ष्मी पीछे नहीं हटती। वह अपनी महिला टीम के साथ राणा तुंगा के घर पहुंचती हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, वहाँ मौजूद गुंडे पुलिस की वर्दी देखकर हमला कर देते हैं, पर विजय लक्ष्मी किसी एक्शन फिल्म की हीरोइन की तरह लड़ती है, एक एक को धूल चटा देती है। तभी अंदर से राणा तुंगा की बीवी भारती बाहर आती है। वो विजय लक्ष्मी और उसकी टीम को घर के अंदर ले जाती है। वो पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन विजय लक्ष्मी कहती है, मैं राणा तुंगा को ले जाने आई हूँ, उसे उसकी औकात दिखाने। इतना सुनते ही भारती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अचानक हमला करती है और विजय लक्ष्मी को बुरी तरह पीटती है। फिर अपने आदमियों से कहती है कि इन पुलिस वालों के कपड़े उतार दो। पूरा गाँव तमाशा देख रहा होता है और उस दर्द में डूबी हालत में भारती कहती है, मेरा पति रावण है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अब तुम सब यही कैद रहोगी हमेशा के लिए। अब कहानी में हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसका नाम है प्रताप। उसकी ट्रेन एक एक्सीडेंट की वजह से एक छोटे से स्टेशन पर रुक जाती है। मरम्मत में वक्त लगने वाला था तो प्रताप थोड़ा घूमने निकल जाता है। वो स्टेशन असल में एक गांव था जो काफी बिरान और बंजर पड़ा था। घूमते घूमते वो पास की एक दुकान में इडली खाने चला जाता है। जैसे ही वो खाना शुरू करता है, कुछ बदतमीज आदमी वहाँ आ जाते हैं और गलती से उसकी प्लेट गिरा देते हैं। प्रताप शांति से कहता है, कोई बात नहीं यार, माफी मांग लो, मैं दूसरी प्लेट में खा लूंगा। लेकिन वो लोग उल्टा उससे ही बदतमीजी करने लगते हैं। जो जिसे बुलाना है बुला ले, हम किसी से डरते नहीं। जानता है हमारे पीछे कौन खड़ा है। ये सुनकर प्रताप को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, एक तो गलती, ऊपर से एटीट्यूड, लो अब बताता हूँ। फिर वो उन सब को जोरदार धुलाई कर देता है। इसके बाद वो गैंग के एक बंदे से पूछता है, अच्छा भाई, अभी तो मैं घूम ही रहा हूँ, पता तेरे पीछे कौन है। वो आदमी डर के मारे प्रताप को सीधे अपने बॉस रेड्डी के पास ले जाता है, जो इलाके का मंत्री था। अब रेड्डी की एंट्री होती है, जो अपनी बेटी की शादी तय कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रताप आता है वो पूछता है, कौन है ये रेड्डी। फिर वो सीधा बोलता है, तेरे आदमियों की गलती की वजह से अब तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन रेड्डी उल्टा उसे धमकी देता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में प्रताप रेड्डी को और उसके आदमियों को पीट पीट कर धो डालता है। रेड्डी डर के मारे बोलता है, तू नहीं जानता मेरे पीछे कौन है। प्रताप हंसते हुए कहता है, तो चल अब उसी से मिलवा मुझे, क्योंकि तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। अब कहानी में एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की, जो उसी गाँव की सच्चाई जानने के लिए आंध्र प्रदेश पहुँच चुका था। एक पुलिस वाला अपने गाँव के मंत्री को फोन करता है और सीबीआई ऑफिसर आ गया है और वो गाँव में आने वाला है, इसका इन्फॉर्मेशन देता है। मंत्री डर जाता है क्योंकि अगर गाँव की सच्चाई
सच्चाई बाहर आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब सीन कट होता है रजिस्टर ऑफिस पर, जहाँ समोलू नाम का आदमी जो कि राणा तुंगा का भाई है, ऑफिस के स्टाफ को धमका रहा होता है। ब्लैंक पेपर्स पर साइन कर दो, जो लिखना होगा हम लिख लेंगे। ये सब गाँव की जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा था। उसी वक्त वहाँ रेड्डी के साथ प्रताप पहुँचता है और पूछता है इनमें से समोलू कौन है, जिसके दम पर रेड्डी उछल रहा था। प्रताप समोलू से कहता है तेरे आदमियों ने जो किया उसके लिए माफी मांग, लेकिन समोलू उल्टा प्रताप पर हाथ उठाता है। फिर क्या, प्रताप उसे कुत्ते की तरह मारता है, साथ में उसकी पूरी गैंग को भी खत्म कर देता है। रेड्डी बस खड़ा होकर देखता रह जाता है। तभी कोई बोलता है तूने राणा तुंगा के भाई पर हाथ उठाया है, बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रताप मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो अब उससे भी मिल लेता हूँ। अब सत्यमूर्ति जो गाँव के पास पहुँच चुका होता है, एक ऑफिसर से पूछता है ये राणा तुंगा कौन है। अफसर बताता है वो एक क्रिमिनल है जो श्रीलंका से इंडिया आया, पहले मछुआरा बना लेकिन जल्दी ही आतंक मचा दिया। पुलिस जब उसे वापस भेजने आई तो उसने एक पुलिस वाले की गर्दन काट कर मार डाला। उसके बाद से अब तक 40 गांव में उसने अपना खौफ फैला दिया। उसने गांव के लड़कों को नशा करवा कर अपनी गैंग में शामिल किया और अपने पूरे परिवार को श्रीलंका से इंडिया लाकर यहीं बस गया। अब कहानी लौटती है वर्तमान में। प्रताप समोलू को लेकर राणा तुंगा के घर पहुंचता है। सभी चौंक जाते हैं कि कोई समोलू को मारकर यहाँ तक आ गया। राणा तुंगा सामने आता है और समोलू सोचता है कि अब मेरा भाई इस प्रताप की जान ले लेगा, लेकिन जब प्रताप बोलता है तेरे भाई ने माफी नहीं मांगी इसलिए ये हाल किया, तब राणा तुंगा चुपचाप बोलता है सॉरी। प्रताप खुश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुलिस की वर्दी और खून के निशान पर पड़ती है। वो खून की बूंदों को फॉलो करता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां विजया लक्ष्मी और उसके साथी बंदी हालत में मिलती हैं। उनके पास कपड़े तक नहीं होते। प्रताप उन्हें वही वर्दी दे देता है। इतने में राणा तुंगा के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और राणा तुंगा खुद बोलता है मेरे घर में घुसकर तू मेरे आदमियों को लेके जाएगा। तब प्रताप कहता है अगर मैंने तेरा गला पकड़ लिया ना तो फिर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। तभी वहाँ राणा तुंगा की पत्नी जो कि खुद अपने पति के क्रूर रूप को देख रही होती हैं, बोलती हैं अभी इसे जाने दो, बाद में देख लेंगे, और प्रताप को वहाँ से निकलने दे दिया जाता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है एक बड़ा मोड़ आता है। मंत्री सीधे सत्यमूर्ति से मिलने आता है और कहता है मैं तुझे जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूँ, तेरे रिटायरमेंट के बाद तुझे एक राज्य का गवर्नर भी बना दूंगा, बस तू गाँव मत जाना। और राष्ट्रपति को झूठी रिपोर्ट दे दे कि गाँव में सब कुछ ठीक है। लेकिन सत्यमूर्ति ईमानदारी की मिसाइल है, वो मंत्री की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। उधर राणा तुंगा गुस्से में आग बबूला हो रहा है। उसे बहुत गुस्सा है कि प्रताप ने उसके घर में घुसकर इतना बड़ा तमाशा किया। तभी उसे उसी मंत्री का कॉल आता है। सत्यमूर्ति मान नहीं रहा, जल्दी ही वो गांव पहुंचने वाला है, कुछ करो। सीन कट होता है सत्यमूर्ति जब गांव की तरफ जा रहा होता है, तभी एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उड़ा देता है। ट्रक राणा तुंगा ने ही भेजा था। सबको लगता है कि सत्यमूर्ति मर गया। उधर प्रताप की गाड़ी का पीछा राणा तुंगा के गुंडे करने लगते हैं और यहाँ शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट। प्रताप कई गुंडों को धूल चटा देता है, लेकिन इसी बीच एक महिला पुलिस अफसर बुरी तरह घायल हो जाती है। प्रताप उसे तुरंत एक नजदीकी गांव ले जाता है इलाज के लिए, लेकिन वो गांव एकदम सुनसान पड़ा था। अफसोस थोड़ी देर बाद वो लड़की दम तोड़ देती है। प्रताप और विजय लक्ष्मी दोनों टूट जाते हैं। तभी विजय लक्ष्मी को राणा तुंगा का फोन आता है, तूने गाँव आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी तो एक ही मरी है, अब देख तेरा क्या होता है। ये सुनकर प्रताप का खून खौल उठता है। अब प्रताप गाँव की हालत देखकर विजय लक्ष्मी से पूछता है यहाँ क्या हुआ है और तुम लोग राणा तुंगा के घर में उस हालत में कैसे पहुँचे। सीन फ्लैशबैक में जाता है। विजय लक्ष्मी बताती है सब कुछ देवस नाम की जगह से शुरू हुआ था। एक विदेशी बिजनेसमैन को वहाँ थोडियम नाम का मिनरल मिला जो यूरेनियम का अल्टरनेटिव है। वो आदमी मंत्री से मिला और कहा अगर आप ये एरिया हमें बेच दे तो हम आपको हजारों करोड़ रुपए देंगे। मंत्री की आंखें लालच से भर गई। मंत्री ने सीधा राणा तुंगा से बात की, जिस इलाके पर तुम राज करते हो वही थेरियम मिला है, अगर हम उसे कंपनी को बेच दे तो हम दोनों करोड़ों में खेलेंगे। राणा तुंगा को ये बात पसंद आई। उसने कहा पैसा लेकर मैं श्रीलंका चला जाऊंगा और वहाँ राजा बनकर रहूंगा, बस शर्त थी कि उसे 29 गाँवों को खाली कराना होगा जहाँ खनन होना था। अब राणा तुंगा ने गाँव वालों को डरा कर धमका कर जबरदस्ती हटाना शुरू किया। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक दिन एक बहादुर लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, हमें बचाइए, राणा तुंगा हमें जबरदस्ती बेघर कर रहा है। ये वीडियो जैसे ही मंत्री तक पहुंचा वो गुस्से से लाल हो गया और पुलिस को ऑर्डर दिया उसे सबक सिखाओ। पुलिस पहुंची और उस लड़की को गाँव के सामने बहुत बेरहमी से मारा, उसे कपड़े तक फाड़ दिए। गाँव वाले खामोश रहे डर के मारे, यहाँ तक के सबके सामने उसे नंगा भी कर दिया गया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। विजय लक्ष्मी की आंखों में आंसू हैं। राणा तुंगा के लोगों ने हमें भी नहीं छोड़ा, हमारे साथ भी वही किया गया जो उस लड़की के साथ हुआ था, यहाँ तक कि हमारे साथ बलात्कार भी हुआ। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है जो ये सब चुपचाप सुन रही थी। प्रताप पूछता है क्या गाँव वालों ने कभी आवाज नहीं उठाई। वो औरत जवाब देती है एक गाँव ने हिम्मत की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही बेरहमी से मारा। उसके बाद गाँव वाले टूट गए, जिंदा रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा कहकर गाँव छोड़ने लगे। तभी एक छोटी बच्ची ने सुझाव दिया क्यों न हम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे। सबने चिट्ठी लिखी और अपने अंगूठे काटकर उसमें खून से निशान लगाए ताकि सीरियसनेस दिखे। वो खत एक जानने वाले के जरिए भेजा गया, लेकिन जैसे ही वो लोग
लोग गाँव छोड़ने लगे उसने अपने आदमी भेजे और उन सबको बेरहमी से मार दिया। वही लाशें थी जो बाद में खेत में बिना सर के मिली थी। ये सब सुनकर प्रताप का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो कहता है अब राणा तुंगा को मैं नहीं छोड़ूंगा। सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है राणा तुंगा के खिलाफ शिकायत दर्ज करो। उसकी बात नहीं सुनता। तभी सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है और प्रताप को डांटने लगता है कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो और FIR दर्ज करवा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान कौन है और कितना पावरफुल है। तभी वहाँ विजय लक्ष्मी भी आ जाती है और उसे देखकर कहता है मैंने कहा था ना उस घर में मत जाना। क्या हुआ तुम्हारे हेकड़ी उतर गई या मुंह काला करवा के आई हो। ये कहकर विजय लक्ष्मी पर हंसता है। तभी प्रताप का खून खौल उठता है। वो ऑफिसर पर हमला कर देता है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और उसे बेरहमी से मारने लगता है। तभी एक पुलिस वाला समोलू को कॉल करके बताता है कि जाट को हमने पकड़ लिया है और अभी इस वक्त वो थाने पर है। जैसे ही समोलू ये न्यूज सुनता है वो अपने गुंडे के साथ थाने पहुंच जाता है और वहाँ जाट को मारने की कोशिश करता है। तभी एक कैदी बोल उठता है अरे पहले पहचान तो लो इसे, ये यूँ चुपचाप बैठा नहीं है, ये तो पूरा तूफान है। वो कैदी बताता है कि एक बार जब वो एक बड़ी जेल में बंद था तो प्रताप भी वही था और जब एक खतरनाक गैंग ने इस पर हमला किया तब इसने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि आज तक वे लोग ठीक से चल नहीं पाए। और फिर अगले ही सेकंड में प्रताप उठ खड़ा होता है और खुद को आजाद कर लेता है और अकेले ही सुमोलू और उसके गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर देता है। वहाँ पर विजय लक्ष्मी और उसके साथी भी उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। इसी दौरान वो राणा तुंगा के 2 भाइयों और करप्ट पुलिस ऑफिसर को भी खत्म कर देता है जो राणा तुंगा के लिए काम कर रहे थे। फिर जाट उन सभी लड़कियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राणा तुंगा पुलिस स्टेशन आकर अपने भाइयों की लाश टंगे हुए देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है और कसम खा लेता है कि अब वो जाट को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ CBI ऑफिसर सत्यमूर्ति को जिसे मरे हुए समझ रहे थे दरअसल वो जिंदा था क्योंकि उसने बीच में ही अपने कार को चेंज करवा दिया था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट में मरा नहीं जिंदा था। अब वो आंध्र प्रदेश पहुंचता है और वहाँ की सच्चाई जानकर चौंक जाता है। राणा तुंगा कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि श्रीलंका का एक खतरनाक आतंकवादी है जो पहले जाफरा टाइगर्स नामक टेररिस्ट ग्रुप का डिप्टी कमांडर था। सत्यमूर्ति सीधा इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को कॉल करता है और स्पेशल फोर्स की मांग करता है लेकिन उसे बताया जाता है कि फोर्स तुरंत उपलब्ध नहीं है। तभी आर्मी हेड उसे बताता है कि एक ही शख्स है जो इस मिशन को अकेले पूरा कर सकता है, ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो और कोई नहीं बल्कि जाट ही है। इसी बीच राणा तुंगा एक पूरे गांव के लोगों को बंदी बना लेता है क्योंकि वे अपनी जमीन उसके नाम नहीं कर रहे थे। वो धीरे धीरे गाँव वालों को मारने लगता है। तभी जाट यानी कि बलदेव प्रताप सिंह वहाँ पहुँचता है और राणा तुंगा के सारे गुंडों की धुलाई करता है। फिर शुरू होती है जाट वर्सेस राणा तुंगा की खतरनाक फाइट जहाँ जाट उससे बुरी तरह हरा देता है। गांव वाले राणा तुंगा को जंजीरों से बांधकर लटका देते हैं और उसे मार डालते हैं। और इधर विजय लक्ष्मी भारती को अरेस्ट करने आती हैं तो वो खुद को गोली मार देती हैं। CBI ऑफिसर सत्यमूर्ति भी मौके पर पहुंचता है, पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और प्रेसिडेंट को फोन कर सारी रिपोर्ट दे देता है। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि इस मिशन को अकेले पूरा करने वाला ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने न सिर्फ एक टेररिस्ट को मारा बल्कि कई गाँव वालों की जान भी बचाई। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको जाट मूवी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट करके बताइए कि अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।